ओर से आज हम लोग नागार्जुन की जयंती पर ये आयोजन कर रहे हैं, ये परिचर्चा कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारे सदस्य साथियों ने, जिन लोगों ने भी अभी वक्तव्य दिया, और उनके प्रति स्नेह और उनका अभिवादन। बहुत अच्छी चर्चा। और अभी डॉक्टर विंध्याचल यादव ने बहुत अच्छी बातचीत नागार्जुन के बारे में की। नागार्जुन आज 30 जून है, उनकी जन्म तिथि है, और इसी रूप में हम लोग उनकी जन्म तिथि को मनाते रहे हैं, क्योंकि जिस वर्ष वो पैदा हुए थे वो ज्येष्ठ पूर्णिमा 30 जून को थी, उस रूप में। और ये ठीक भी है, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जयंती होती है, तो उसमें कई बार नागार्जुन का स्वरूप ओझल हो जाता है। जब उनको आधुनिक कबीर हम लोग कहते हैं, किसी को आधुनिक कबीर कह के उसके सारे कहीं साजिश भी है कि आप उसको एक तरह पर किनारे कर दीजिए, तो वो सब सारी चीज़ें रही। बहरहाल तो अभिवादन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नागार्जुन के कालक्रम में महत्व के साथ उनकी प्रासंगिकता बढ़ती गई है, और यह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ी बात है कि महत्व के साथ साथ उसकी प्रासंगिकता बढ़ती चली जाए। अभी शुभम ने बहुत अच्छी एक कविता कोट की, उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको प्रणाम, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति में जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। यह कविता मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि इसमें मनोरथ के चूर चूर करने की बात तो वो करते हैं, लेकिन उसमें मनुष्य के संघर्षों की शिनाख्त भी करते हैं। और मज़ेदार ये है कि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले ही सेतु प्रकाशन से आनंद कुमार, जो प्रसिद्ध समाजवादी और जेएनयू में प्रोफेसर थे, उनकी किताब आई है इमरजेंसी की अंतर कथा। तो इमरजेंसी की अंतर कथा के आरंभ में ही इस पूरी कविता को, नागार्जुन कविता को कोट किया गया है, जबकि यह कविता इमरजेंसी के बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। तो कविता कैसे समाज में अपना स्पेस तलाशती, यह भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक इमरजेंसी की अंतर कथा पर लिखने वाला लेखक इस कविता को अपने लिए प्रासंगिक पा रहा है। तो ये नागार्जुन की प्रासंगिकता है और नागार्जुन का महत्व है। और यह तभी हो सकता है जब कोई कवि कह सकते हैं कि समाज के प्रति बहुत ही गहरे स्तर पर बहुत ही प्रतिबद्ध हो, और वह जो सामाजिक स्थितियाँ हों, उनमें रहने वाले जो जन समुदाय हैं, उनको लेकर के भाव संपन्न हो। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि नागार्जुन को मैं एक भावभरित कवि के रूप में देखता हूँ। जिसे कह सकते हैं कि जो भावभरित भी है और दृढ़ व्रती भी है। भावभरित और दृढ़ व्रती का मतलब दृढ़ व्रती ये कि तमाम जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, वो असल में कह सकते हैं जो नागार्जुन ने जो कविता लिखी उनको प्रणाम, वह एक तरह का उनकी आत्मकथा है। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि नागार्जुन की बहुत सारी जो कविताएं हैं वो आत्मकथात्मक है। और आप ये देखिए कि आत्म के उज्ज्वल पक्ष को जिस तरह से कविता में उन्होंने रेखांकित किया है वो बहुत मूल्यवान है, क्योंकि जितना आत्मसंघर्ष उन्होंने किया है नागार्जुन ने, उनकी पीढ़ी का या बहुत कम ऐसे कवि हैं जैसा कि उनका आत्मसंघर्ष है। तो कह सकते हैं उस आत्मसंघर्ष में जो आत्मसत्य पाया है, तो उसी आत्मसत्य को कविता में रूपांतरित कर दिया। और वह जो आत्मसत्य है वही आत्मसत्य को कविता में उन्होंने एक तरह से रूपांतरित कर दिया है। यह जो उनका रूपांतरण है वो बहुत ही मूल्यवान है। और इसके लिए अगर आपको समझना हो तो वो सब फिट इंडिया का चलने दीजिए, वो चलता रहेगा, अपना उनका उपक्रम है। और यही वह परिवेश है जिसको लेकर के जहाँ नागार्जुन पहुँचना चाहते हैं। इसलिए इस भीड़ से घबराइए मत। नागार्जुन इसी भीड़ में रह
रह करके पटना की सड़कों पर बस में अपनी पुस्तिकाएं बेचते थे। तर्पण नाम की उनकी जो पुस्तिका आई थी और गांधी के हत्या के बाद उनकी पुस्तिकाएं आई थी, वो इन्हीं के बीच वो बेचता करते। वो भी अद्भुत कि मतलब आप अपने अभावग्रस्त जीवन से संघर्ष करते उन्होंने समझौता सत्ता से नहीं किया है। उन्होंने पुस्तिकाएं कविताएं बेच बेच करके जीवन और परिवार का पोषण किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। और खैर, तो ये जो मैंने कहा कि उनकी जैसे कि जो प्रतिबद्धता है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, पक्षधरता है, तो अगर आप उस रूप में देखेंगे तो मैं बार बार जैसे कि विंध्याचल ने बहुत अच्छी उनकी कि भाई मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं संबद्ध हूँ, मैं आबद्ध हूँ, तो जिसे कहते हैं कि वो सतदा प्रतिबद्ध की बात करते हैं, तो सतदा आबद्ध की बात करते हैं, सतदा शब्द हर जगह सतदा संबद्ध की बात करते हैं। तो आबद्धता परिवार के साथ है, संबद्धता समाज के साथ है और प्रतिबद्धता विचार के साथ है। ये बड़ी बड़ी बात है। उनके कविताओं में व्यक्ति भी है, उनकी कविताओं में समाज भी है, उनकी कविताओं में विचार भी है। ये और इस बात को घोषित तौर पर वह बताते हैं। तो इस रूप में देखिए कि मैं उनको प्रतिबद्ध से ज्यादा नागार्जुन को प्रतिसिद्ध कवि के रूप में याद करता हूँ। नागार्जुन प्रतिबद्ध से ज्यादा प्रतिसिद्ध कवि है। प्रतिसिद्ध की बातें जब मैं करता हूँ, ये कहता हूँ कि समाज में सत्ता के जहाँ जहाँ विषमताएं दिखाई देती हैं, उस हर सत्ता का विरोध करते हैं। और आप देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी किताब उनकी जीवनी को लेकर के उनके बेटे शोभाकांत लिखे ठक्कन से नागार्जुन। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, अद्भुत किताब है। दो पुस्तकें इस बीच आई हैं जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। वो एक तरह का जीवनिया है दोनों। एक तो शोभाकांत नागार्जुन के बेटे हैं जिन्होंने नागार्जुन की जीवनी लिखी ठक्कन से नागार्जुन। दूसरे जयप्रकाश ने मुक्तिबोध की जीवनी लिखी है जो श्वेत प्रकाशन छपी है। तो ये जो मतलब मुक्तिबोध नागार्जुन की जीवनी, तो मैं ठक्कर से नागार्जुन, तब मुझे मालूम चला कि यानी एक व्यक्ति जो अपने संघर्ष को ही कविता में रूपांतरित कर दिया हो, और जैसे जैसे संघर्ष उनका गहरा होता चला गया, कविताओं में वैसे ही गहराई के साथ विविधता भी बढ़ती चली गई। तो गहराई और वैविध्य दोनों उनकी कविताओं में जो मिलता है, उसकी कथा है ठक्कन से नागार्जुन। और उसमें आप देखिए कैसे वो यात्री नाम से रहे, फिर इसके बाद बौद्ध हो गए, और फिर इसके बाद कम्युनिस्ट हो गए। तो और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनका झगड़ा हुआ, उनका टकराव हुआ। आपको जानना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी से, सीपीआई से जो उनका टकराव हुआ, वो भाषा के मुद्दे पर हुआ। क्योंकि हिंदी और मैथिली के बीच वो एक संतुलन चाहते थे कि भाई हिंदी का विकास हो, कोई होना ही चाहिए, लेकिन जनपदीय भाषा को भी महत्व मिलना चाहिए, मैथिल। इसीलिए आप लोगों को पता ही है कि भाई मैथिल उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी, और पत्रहीन नग्न गाज पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला वो मैथिल की कविताएं थी, और उस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उस समय मिला जब बहुत कठिन संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे और समझौता करने के पक्ष में वे नहीं थे। तो समझौता जहाँ पर तमाम तरह के समझौता सत्ता के भीतर, समाज के भीतर हो रहे थे, नागार्जुन ने स्वाभिमान, कवि के स्वाभिमान को चुना। और कवि के जो स्वाभिमान के चुनने की यही जो परंपरा है, यही उनको कालिदास और कबीर से होते हुए उनके तक ले जाती है। जो कवि का स्वाभिमान, तो वो अपने आप वो स्वतः, देखिए कवि का जो स्वाभिमान होगा ना, वो अपनी परंपरा खुद खोज लेगा, अपनी परंपरा बना लेगा। उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो अर्जित कर लेगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस रूप में अगर आप देखें कि नागार्जुन की जो जनपदीता है, तो मैं इस बात में कहना चाहता हूँ कि हर स्तर पर नागार्जुन जनपदीय रचनाकार है। यानी जनपदीयता उनकी रचनात्मकता में गहरे विन्यस्त है। मैथिल अंचल को छोड़ करके उनके साहित्य को, उनके उपन्यास 13 कविता संग्रह, 11 उपन्यास, निराला पर उनका उनकी एक पुस्तक है, और ढेर सारे निबंध जो उन्होंने लिखे हैं, तो असाधारण रचनाकार रहे। और ये इसी नाते रहे कि वह अपने आप को, अपने जीवन को ही कविता में लगातार रूपांतरित करते चले गए।
इसलिए देखिए कि कई बार उनकी कविताएं गद्यात्मक दिखाई देती हैं, कई बार, और कई बार भावाकुलता। तो गद्यात्मकता और भावाकुलता दोनों में कहीं छंद है और कहीं एकदम फ्लैट और सपाट, जैसे मंत्र कविता है जी। आप देखिए, मंत्र कविता है पूरा फ्लैट है, एकदम सपाट है। लेकिन वहीं पर कालिदास सच बतलाना वाले कविता देखिए भाई, आप देखिए अब, और वो मतलब है कि मतलब इंदुमती बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है मैंने तो भीषण जाड़े में, महामेघ को झंझाने से गरज घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, वो नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर वहां। तो ये चीजें हैं जो वो मानसरोवर की यात्रा कर रहे थे, मानसरोवर तो गए हुए थे कालिदास। तो कालिदास सच बतलाना, तो सच बतलाने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? वो सच बतलाने का मतलब ये है कि कहीं आज रोया या तुम रोए, ये ऐसा नहीं था। वो कहते हैं असल में तुम्हारा ही बुलंद था। कहते हैं कवि का जो सत्य है वो उसका आत्म सत्य है। तो वो जो आत्म सत्य की जो उज्ज्वलता होती है, कवि हमेशा उससे संचालित होता है। और जब अपने आत्म सत्य को, अपनी परंपरा के बृहत्तर संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भों में अपने आत्म सत्य को कहीं पाता है, वो बहुत खिल उठता है। असल में यही परंपरा को अर्जित करना होता है। और ये इसीलिए आप देखिए कि जन पक्षधरता के साथ साथ जो हम लोग किसानी चेतना की बातें करते हैं, अब बलचनमा जैसा चरित्र, औपन्यासिक चरित्र नागार्जुन ही खड़ा कर सकते थे। और बलचनमा में आप देखेंगे, बलचनमा में कि भाई ठीक है, एक ग्वाला है जिसका संघर्ष दिखाया गया है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक सामंती ये साठ गांठ है, उसको छिन्न भिन्न करते हैं फूल बाबू के माध्यम से। तो और राधा बाबू जो सोशलिस्ट होते हैं वो उसकी मदद करते हैं। तो कहने का है कि जो किसान का जीवन है वो इस बात को हमेशा अमवारी के किसान आंदोलन से जुड़े रहे हुए, फिर शाहजहां सरस्वती से बहुत गहरे जुड़े रहे, राहुल सांकृत्यायन से बहुत गहरे जुड़े रहे, और उन्होंने श्रीलंका से लेकर के और मानसरोवर तक की जो बृहद यात्राएं की हैं, तरौनी गांव में बार बार। मतलब आप, मुझे एक विंध्याचल जी अजीब लगता है कि मतलब अपने गांव को लेकर के, अपने परिवार के लिए कुछ न कर पाने की जो तड़प और बेचैनी है, कैसे वह कविता में प्रकट करता है और कैसे कविता को जीवन का विकल्प मानता है। वो जो दंश है, जो पीड़ाएं हैं, उनको कह सुन करके, मतलब कविता में कह करके उन पीड़ाओं को कम करता है और लगता है बहुत ऐतिहासिक कार्य कर, बहुत महान कार्य कर। तो कविता इतनी सशक्त विधा हो सकती है कि वो श्रमशील शक्तियों की शिनाख्त भी हो सकती है और आदमी के खुद का रक्षा कवच भी हो सकती है। ये नागार्जुन जैसे कवियों की कविताएं हमें बताती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो काव्य उनके यहाँ है, एक तरह का रक्षा कवच है। और उनके कह सकते हैं कि वो जो काव्य है उनकी प्रतिरोधी सामर्थ्य को बढ़ाता है तमाम विपरीत स्थितियों में। उनके ठक्कन से नागार्जुन, अब देखिए मतलब परिवार में 6 बच्चे हो रहे हैं, सब मरते चले गए, केवल यही बचे। तो इनको मजाक में कहा गया कि ठक्कन नाम ही पड़ा कि भाई कि ठग्गन कहीं ये भी ना ठग के चला जाए। तो ठग्गन मतलब ठगने वाला, फिर ठक्कन वहां से बन गया। तो इस तरह से और जो मुख्य बात है कि नागार्जुन अपनी परिवेश और अपनी परिस्थिति की उपज रहे, और परिवेश और परिस्थिति की उपज का रचनाकार ही सत्य की आंच में निरंतर पिघलता रहता है, और निरंतर जो सत्य को एक स्वर्ण के ढक्कन से ढक दिया गया है उसको उधेड़ता रहता है, उसको उघाड़ता रहता है। तो नागार्जुन के आज के उनके जन्म तिथि पर और आज हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं और इस बात की शिनाख्त करते हैं कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को धैर्य नहीं खोना चाहिए, और साहित्य असल में प्रतिकूल परिस्थितियों का ही एक रचनात्मक विकल्प है। इसलिए जितना ही आपका तेजस्वी साहित्य मानस होगा, उतनी ही आपकी प्रतिरोधी सामर्थ्य होगी, उतना ही वैकल्पिक मानस आपका होगा, जिसमें निरंतर विकल्प की तलाश में आप निकलते रहेंगे उन संघर्षों को स्वीकार करने के बावजूद। तो संघर्ष, संकल्प और विकल्प, ये 3 भाव स्थितियों से नागार्जुन का रचनात्मक मानस बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। अब इस
तो चर्चा के समाप्त।